हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो बेटू? चलो नोटबुक निकालो, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? लास्ट में अपन ने क्या बातें करी थी? हैं? लास्ट में एजीमुथल हो गया था अपना, मैग्नेटिक हो गया था, और अपन जो है वो ऑर्बिटल्स पे चल रहे थे। ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल आपको बता दिया और पी ऑर्बिटल जो है वो आपको बता दिया। हाँ भाई बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास कौन सा है? डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अपन बात करेंगे बेटा किसकी? डी सबशेल। तो केयरफुली सुनना, अपन जो बात करने वाले हैं वो क्या है? डी सबशेल। ठीक है, डी सबशेल में आप लोगों ने मेंशन किया था कि इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसका वैल्यू कितना होता है? 2। सिंपल है। और टोटल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यूज पॉसिबल थे वो कितने थे? 5। करेक्ट है, मतलब डी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और बात को जो है वो समझने की कोशिश करना। कल जाते टाइम मैंने लास्ट में तुम्हें ऑर्बिटल्स दिखाए थे, याद है? जाते टाइम मैंने लास्ट में तुम्हें ऑर्बिटल्स दिखाए थे, याद है? समझ में आया कि ऑर्बिटल एक्चुअल में होता क्या है? आया ना? तो अपन क्या करेंगे, जब वो आपका इलेक्ट्रॉन, देखो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो वो उस एरिया में क्या करेगा? स्पिन भी करेगा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर उस पाथ पे जहां जहां इलेक्ट्रॉन के प्रिंट हमें मिलेंगे वो एरिया किस में कंसीडर हो जाता है? ऑर्बिटल में कंसीडर हो जाता है। बात पहले पड़ गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला डी एक्स वाई, सेकेंड जो है वो कौन सा होता है? डी वाई जेड, थर्ड जो है वो कौन सा होता है? डी जेड एक्स, और फोर्थ कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट बच्चे जो हम लोग लेके चलते हैं वो कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इन पर कई क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स, इन तीनों ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनके जो लोब्स होते हैं, ध्यान से सुनना, केयरफुली बात को समझना। अपन क्या करेंगे, इन तीनों ऑर्बिटल्स के लोब्स जो होते हैं, सबसे पहली बात आती है कि सर इनमें क्या होता है? ये डबल डंबेल होते हैं। अब डबल डंबेल है तो लोब्स कितने होंगे? 4। वो जो 4 लोब्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि सर लोब्स प्रेजेंट कहां पर? तो अपन क्या बोल देंगे? बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस आपकी जो होती है उन एक्सिस के कहां पर होते हैं? बीच में होते हैं। वो कहानी किसकी है? इसकी। अब एक बात बताओ कि सर लोब जो है वो लोब किसको रिप्रेजेंट करता है? कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपको अवेलेबल होंगे। यानी कि मैंने लोब वर्ड लिख दिया, इट मींस आप लोग क्या समझ के चलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कहां पर प्रेजेंट हैं? बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे होता तो आप लोग उसको नेम क्या देते? एक्सियल ऑर्बिटल। अगर एक्सिस पर नहीं है तो अपन उसको नाम क्या दे देंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो ये जो तीनों के तीनों हैं इनको आप लोग एक साथ क्या कंसीडर करते हो? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। पहला पॉइंट। ये पॉइंट हमें ज्यादातर कहां यूज होता है? जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जब हम लोग ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम ये चीज क्या होती है? बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है। अगला पॉइंट, इन दोनों ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि सर इनके जो लोब्स होते हैं वो लोब्स कहां पर होते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि लोब्स एट एक्सिस, एक्सिस पर होते हैं। अगर लोब्स जो है वो एक्सिस पे है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहां पर मिलेगा? एक्सिस पे मिलेगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि ऐसे केस में इन दोनों को नेम क्या दिया जाता है? एक्सियल ऑर्बिटल्स जो है वो नेम दिया जाता है। ये तो इनका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है जिसके बारे में हमें छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए। चलो अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एक एक ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ऑर्बिटल लेके चलेंगे दैट इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल।
अगर मैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल की बात करता हूं तो सर ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि सर फर्स्ट इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। तो एक को एक्स ले लो और दूसरे को क्या ले लो, वाई ले लो। यहां पर कौन प्रेजेंट है तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर हमारे एटम का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से थोड़े से अलग होंगे। और आपके जो लोब्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर आपको फाउंड होगी, तो अपन क्या कह रहे हैं कि बिटवीन द एक्सिस। ये इसका फर्स्ट लोब है। यहां पे मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ये सेकंड लोब है, ये आपका थर्ड लोब है, और ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, फोर्थ लोब आपके पास आ जाएगा। इस टाइप से आप लोगों की डेंसिटी और आप लोगों के लोब्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहां पर प्रेजेंट है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। करेक्ट है, सिंपल है। चलो अब ये तो हो गया आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब एक छोटी सी बात सुनना, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे क्या कि सर इसके लिए क्या नोडल प्लेन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। वेरी सिंपल, ये देखो सर ये एक्सिस कौन सा होगा, जेड एक्सिस। सही है। सबसे पहले अगर मैं इस प्लेन में चला जाऊं, ये कौन सा है, एक्स, और ये कौन सा है बच्चे, जेड। तो ये प्लेन कौन सा बनेगा, एक्स जेड। सही है। एक्स जेड प्लेन में जाओ और न्यूक्लियस से पास आउट हो जाओ। क्या आप लोगों को कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर डी का अवेलेबल होगा क्या, नहीं होगा। तो बच्चे अपन सबसे पहला पॉइंट जो बोलेंगे वो क्या होगा कि फर्स्ट नोडल प्लेन मैं कहां पर ऑब्टेन करूंगा, यहां पर। सही है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये नोडल प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन। करेक्ट है। चलो इसको नोडल प्लेन मार्क कर देते हैं। दूसरा सुनना, सर ये वाई एक्सिस और ये कौन सा है, जेड एक्सिस। y और z से जो प्लेन बनेगा, जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे बनेगा। सही बात है। ये प्लेन यहां से तुम निकल जाओ, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा क्या, नो सर। तो यहां पर एक नवा नोडल प्लेन आप लोग ऑब्टेन करोगे, और वो कौन सा है बच्चे, ये वाला। बोलो आगे गया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि टोटल नोडल प्लेन जो आप लोग यहां पर लेकर आओगे बेटू, वो कितने हैं, ओनली 2 नोडल प्लेन्स। करेक्ट है। 2 नोडल प्लेन क्या होता है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो आप लोग इसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, जीरेड या अनजीरेड। तो अपन क्या बोल देंगे कि इवन नंबर और जीरो है तो क्या यूज करते हैं, जीरेड ऑर्बिटल। तो अपन ये कह देंगे कि सर ये जो है वो कैसा है, जीरेड ऑर्बिटल है। क्लियर है, सिंपल है। अब एक और बात सुनना, नोडल प्लेन थे वो कौन कौन से थे, तो आपने कहा कि फर्स्ट इज एक्स जेड एंड सेकंड इज वाई जेड प्लेन। करेक्ट है क्या। अब चलो इसके लिए ना हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, आपका ऑर्बिटल कौन सा है भाई, डी एक्स वाई। ठीक है। नोडल प्लेन देखना, अपन कह रहे हैं कि सर एक्स और वाई हो गया। रिमेनिंग एक्सिस कौन सा है, जेड। दोनों के साथ जेड को ऐड कर दो, आप लोगों को आपका क्या मिल जाता है, नोडल प्लेन। सिंपल है क्या, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि नोडल प्लेन को फाइंड आउट करना क्या है, बहुत ही सिंपली काम है। आ जाओ सर दूसरे ऑर्बिटल पर चलते हैं। सेकंड ऑर्बिटल कौन सा है, डी वाई जेड। डी वाई जेड की अपन बात करते हैं तो सेम टू सेम ही होगा, बस एक्सिस के नेम बदल दो। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इस एक्सिस को मैं ले लेता हूं वाई, और चलो ये y ले रखा था इसको y ले लेते हैं, और इस बार इसको क्या ले लेंगे, z। करेक्ट है। x कहां पर आ जाएगा, इनके परपेंडिकुलर आपकी साइड। तो अपन क्या बोल देंगे कि भाई यहां पे कौन है अपना न्यूक्लियस, और यहां पर इस कंडीशन में कौन प्रेजेंट है, आपके जो लोब्स है वो लोब्स क्या है मेरे बच्चे, प्रेजेंट है। ये आपके लोब्स क्या है, यहां पर प्रेजेंट है। करेक्ट है। चलो अगली बात करते हैं। अपन यहां पे आगे बढ़े तो अपन क्या बोलते हैं कि सर यहां पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, नोडल प्लेन। अगर मेरे को यहां पे नोडल प्लेन फाइंड आउट करना है तो ध्यान से सुनना इस बात को, ये क्या आ जाएगा सर, फर्स्ट नोडल प्लेन, और ये क्या आ जाएगा सर आपका सेकंड नोडल प्लेन। टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आर 2। एक काम करो, नोडल प्लेन 2 है तो कौन से प्लेन में है, मेरे हिसाब से अब आप अपने आप ही बता दोगे कौन सा आएगा भाई। एक तो कौन सा आ जाएगा भाई, एक्स वाई प्लेन। करेक्ट है। दूसरा प्लेन कौन सा आ जाएगा, एक्स जेड प्लेन। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास कौन सा आ चुका है, ये दोनों प्लेन जो हैं वो क्या है, नोडल प्लेन। कैसे निकाला, समझ आ गया क्या, सिंपल है यार। y और z को रख दो, जो बच्चा वर एक्सिस है, रिमेनिंग एक्सिस है, दोनों के साथ ऐड ऑन कर दो, काम खत्म। अपन क्या बोलेंगे कि सर ये ऑर्बिटल भी कैसा होगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर जीरेड ऑर्बिटल। बोलो सिंपल है क्या, कर सकते हो आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा और हो जाएगा आज, कल जो है आपको इसका क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है। और वो क्वेश्चन बैंक लगाना, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आते हैं, क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट वो क्वेश्चन है ना इतना ज्यादा बेसिक होता है कि अपन उसको जो है वो गलत भी कर जाते हैं। बताऊंगा तुम्हें, आए हुए 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा तो तुम सोचोगे कि यार ऐसा भी होता है क्या, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं क्या। क्योंकि तुमने खुद देखा होगा पिछले 2 साल से 3 साल से जब एनटीए ने कमान संभाली है,
तो क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन आ जाए कोई भी कह नहीं सकता, कुछ भी आ सकता है। तो क्वेश्चन के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। भाई टाइम ऐसा आ गया कि कुछ भी आ सकता है, जब तक गवर्निंग बॉडी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ भी आ सकता है। अब तुम सोच के देखो कि जब जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारे लिए नीट का तो तुम सोच के चलो क्या हो सकता है। जेई मेन तक भी चलता था, लेकिन एडवांस्ड में भी ऐसे वाहियात क्वेश्चन आने लगे। वाहियात तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात होती है कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमारे नंबर लेके जाते हैं, देके नहीं जाते। बताऊंगा तुम्हें, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, तुम देखोगे कि अरे यार वाकई में ऐसा भी होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। बनाओ देंगे फटाफट। एक तुम्हें एटम मोलिक्यूल वाला बताया ही था कि एटम मोलिक्यूल का क्या रोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा, अभी जस्ट डीजेड स्क्वायर में पहुंचो तुम। अपन ये कई बार प्रिडिक्ट करते हैं ना कि यार पेपर ऐसा आएगा या ऐसा आ सकता है या ऐसा होगा, सब प्रिडिक्शन वहां फेल हो जाते हैं। पेपर तो देखो भैया, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी पेपर ऐसे ही लीक होएंगे। नो, क्या है कि इंडिया में पेपर लीक होना आजकल आम बात हो गई, ठीक है। 2 दिन फ्रंट पेज पे न्यूज आती है, तीसरे दिन वो न्यूज गायब हो जाती है। 2 दिन न्यूज आई थी, न्यूज चैनल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, न्यूज पेपर में फ्रंट पेज पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब देख लो पिछले 3-4 दिन से नाम ही नहीं है न्यूज का, गायब। जैसे ही बड़े लोगों का नाम आया न्यूज गायब, बड़े बड़े कोचिंग का नाम आया न्यूज गायब, पता ही नहीं चला न्यूज कहाँ गई। 2-4 बड़े मास्टरों का नाम आया न्यूज गायब। इतना टाइम लगता है, जब तक छोटे मोरे पकड़े जाते हैं तब तक न्यूज रहती है, बड़ा हाथी आते ही न्यूज गायब हो जाती है। तो ये कोई आज के टाइम बड़ा इश्यू नहीं है। जब पुलिस के खुद के एग्जाम ही सेफ नहीं है तो पुलिस क्या सेफ्टी देगी अपनी। भाई एसआई का एग्जाम हुआ, आउट हो गया, आरएस का एग्जाम हुआ, आउट हो गया, ठीक है। तो आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते गवर्नमेंट से, आप मेहनत करते जाओ और उम्मीद करो कि आपकी किस्मत सही है, ऊपर वाला आपका साथ दे दे उस दिन। बाकी ये मान के चलो कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। चले भाई आगे चल। इन चीजों पे बात करना और सोचना भी मतलब बेवकूफी सी लगती है कि मत ही सोचो तो बेटर है, क्योंकि आप अपना एनर्जी खराब करोगे और मोटिवेशन कम करोगे। चलो डी सबशेल की बात करते हैं। डी सबशेल में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था बच्चे वो कौन सा था, डी जेड एक्स। ये भी उनका सिमिलर ही है, कोई चेंज नहीं है। बस चेंज किसका है भाई, एक्सिस का चेंज है। ये आप लोग एक्स ले लो, इसको मैं जेड ले लेता हूं, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, तुम साथ साथ बना सकते हो इसको, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि सेम रिपीटेशन है, कितना भी समझ लो बात वही है। तो अपन कह देते हैं कि सर यहाँ पे 2 नोडल प्लेन जो है साथ साथ ही बना लो इसको, तो ये समझने वाला है भी नहीं क्योंकि सेम है, तीसरा रिपीट है, बस एक्सिस का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन बता दोगे तुम 2, कौन कौन से आएंगे वो भी अपन समझ जाएंगे, एक्स और जेड लिख देंगे, बचा हुआ वाई इसके साथ डाल देंगे, ये नोडल प्लेन हमारे पास बन जाते हैं। और ऑर्बिटल को बोल देते हैं जीरेड, ऑर्बिटल को बोल देते हैं जीरेड। बहुत सिंपल है, कोई मतलब बड़ा काम नहीं है इसमें, आराम से हम लोग इसको बता सकते हैं। अब आती है बात बेटे नेक्स्ट 2 ऑर्बिटल की, है ना, वो थोड़े से समझने वाले हैं, उन दोनों पर ही क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। उन दोनों पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी अपन बात करते हैं। इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, और बस इसमें भी समझने वाली चीज क्या है पता है, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन तुम जो है वो एक झटके में बता दोगे कि थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा, सुनना।
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करूं तो इसके लोब्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑन द एक्सिस। अगर एक्सिस के ऊपर है ना भाई, तो एक्सिस के ऊपर कहां होएगा? यहां पर। और एक्सिस के ऊपर कहां होएगा? यहां पर। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर ये क्या आ जाता है? ऑन द एक्सिस। बात क्लियर है? अब बात ये आती है कि सर चलो ठीक है, इसको ले लो एक्स एक्सिस और इसको ले लो वाई एक्सिस, ये बात इतनी हमारे क्लियर हो जाती है। बात आती है, समस्या आती है नोडल प्लेन की। नोडल प्लेन जो है वो कहां पर मिलेगा? तो देखना बच्चे, ये कौन सा एक्सिस है? जेड। क्या इस प्लेन में वाई जेड में या एक्स जेड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? चले जाओ ऐसे जाओ, इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन है बच्चे, इस प्लेन पर जाओ तो भी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। नोडल प्लेन कहां है? देखो एक काम करो, इसको ना तुम रोटेट कर दो, रोटेट करके तुम यहां से पास आउट हो जाओ। न्यूक्लियस, मैंने बोला क्या था? एक्सिस से हो या ना हो, बट न्यूक्लियस से होना चाहिए, यही बोला था ना। न्यूक्लियस से होके देखो, हो रहा है? ये जेड एक्सिस, ठीक है, और ये एक्सिस जो है ये वाली कौन सी? वाई से या एक्स से कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। क्यों 45 पर है? इसको और इसको देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? इसकी टांग पकड़ के ना ऐसे ले आओ, कितना रोटेट करोगे? 45। जब तुम इसको 45 रोटेट करोगे तो पूरा सिस्टम रोटेट होकर 45 पर आ जाएगा। प्लेन भी 45 पर चला गया, ऑर्बिटल भी 45 पर आ गए। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि पहला नोडल प्लेन बच्चे मेरे को ये मिलेगा और दूसरा नोडल प्लेन जो है वो मेरे को कैसे मिलेगा? एक नोडल प्लेन ये आ गया और दूसरा नोडल प्लेन ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अपन कह रहे हैं कि सर अगेन नोडल प्लेन्स कितने हैं? 2। बट कितने हैं तो वो भी सुन लो, कहां पर है? 45 डिग्री फ्रॉम यहां पे। तो भैया ये कौन है? Z, और ये कौन है? X। तो एक्स जेड से कितना है? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। दूसरे वाला कहां पर है भाई? तो अपन क्या कह देंगे? वो वाई जेड से है कि नहीं है? तो अपन क्या बोल देंगे? अगेन 45 डिग्री फ्रॉम कौन सा? वाई जेड प्लेन। प्लेन तो वही है बट 45 डिग्री क्या हो गया? रोटेट। अगेन अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोग क्या बोल दोगे कि कौन सा ऑर्बिटल है? जेड ऑर्बिटल। करेक्ट है। चलो लास्ट एंड फाइनल, और ये सबसे जानदार है, ये सबसे अलग भी है, डी जेड स्क्वायर। और ध्यान से सुनना, डी जेड स्क्वायर है ना, इसमें क्या होता है सर? एकदम से अलग काम होता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और थोड़ा सा माइंड लगाना, क्लियर हो जाएगा। ये एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है, अपन कह रहे हैं कि ये आपका कौन है भाई? न्यूक्लियस। और ये आपके पास क्या प्रेजेंट है? तो आपने क्या बोल दिया सर? ये हमारी एक लोब प्रेजेंट है, सॉरी 2 लोब प्रेजेंट। ऐसे एक डंबल होता है, क्लियर है? तो अपन क्या बोल देंगे कि सर आपका जो डंबल है या लोब्स है वो कहां पर प्रेजेंट है? ऑन जेड एक्सिस। अब इसमें क्या होता है? एक रिंग होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है, और वो रिंग कैसी होती है वो सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। वो रिंग जो है वो मैं आपको नॉर्मली ऐसे भी बताऊंगा कि कैसे दिखती है वो। ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं ये क्या है भाई? तो अपन कह रहे हैं कि ये एक रिंग है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ना ये रिंग दिखने में बड़ी अजीबोगरीब सी लग रही है ना? इस पे तो अजीब सा लगता है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम लोगों ने बैलून देखे हैं ना, गुब्बारे अपन बर्थडे पे फुलाते हैं, उन बलून्स को ले लो। एकदम बलून जो है वो कौन सा लेना है? स्फेरिकल शेप वाला लेना है। बलून के अलग अलग शेप आते हैं, आपको कौन सा लेके चलना है? स्फेरिकल शेप वाला। आप स्फेरिकल शेप वाले बलून में हवा भर लो, फुला लो उसको, और उसको क्या करो? ऊपर और नीचे फिंगर लगाओ, और दोनों फिंगर्स को प्रेशर करके क्या कर लो? ज्वाइंट कर लो। कर लिया? अब तुम दिमाग में सोचो कि आपके उस बलून की शेप अब कैसी हो जाएगी। वो तो तुम्हें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा ना यार। बहुत सारी चीजें तुम इमेजिन करते हो, ये भी इमेजिन कर लो। बलून है, उस पे दोनों फिंगर लगाओ और क्या कर दो? दोनों को टच कर लो। अब जो बलून है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ले लेगा, हाँ या ना? जहां तुम्हारे फिंगर टच होंगे क्या वहां पे एयर होगा? क्या नहीं होगा भाई? वहां से तो एयर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। एयर डिस्प्लेस हो गया तो वहां पर कौन प्रेजेंट है? आपका न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? और अराउंड, उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? एक रिंग प्रेजेंट है। पैनकेक देखा गया आप लोगों ने? पैनकेक खाया गया? खाया नहीं तो देखा होगा, नहीं देखा? क्या बताओ? और ये एग्जांपल समझ आ गया ना? हाँ बस, तो बहुत है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर इसमें क्या क्या मिला? तो अपन ने कहा कि सर एक तो ये मिलती है रिंग। ध्यान से सुनना, मैं डिनोट करते हुए चलता हूं, इस पर 4 बातें निकलेगी। पहली बात कि सर ये क्या है? रिंग। ये रिंग जो है वो कहां पर है उसकी बात करेंगे। और ये क्या है भाई? आपका लोब। ठीक है, अब ये बताओ कि रिंग कहां पर प्रेजेंट है? कौन से प्लेन में प्रेजेंट है? ध्यान से सुनना, यो जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे आपने फिंगर डाले
और उसको टच कर दिया, टच करने के बाद तुम्हारे पास ये क्या बन गई, एक रिंग बन गई। अब ये जो रिंग बनी है ये कौन से प्लेन में है, तो अपन क्या बोलेंगे, जेड एक्स और ये वाई। तो ये प्लेन कौन सा आया, एक्स वाई। बात पल्ले पड़ गई ना। तो अपन क्या कह रहे हैं कि रिंग कहां पर है, तो अपन क्या बोल देंगे बच्चे, एक्स वाई प्लेन। लोब कहां पर है, तो अपन क्या बोल देंगे, जेड एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। क्या आप लोग यहां पर जो है वो अपने नोडल प्लेन बता सकते हो क्या कि नोडल प्लेन है या नहीं है, बताओ देखें। क्या नोडल प्लेन है क्या यहां पे, पहली बात तो ये, क्या नोडल प्लेन है या नहीं है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्लेन की बात कर रहा हूं, बी केयरफुल, प्लेन की बात कर रहा हूं, है क्या, नहीं सर प्लेन नहीं है। कहां से जाओगे भाई, जेड एक्सिस पे तो ये खुद बैठा है लोब, और एक्स वाई प्लेन पर कौन बैठा है, रिंग बैठा है। किधर से भी चले जाओ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस रिंग में भी इलेक्ट्रॉन होता है और इस लोब में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। बोलो सर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नोडल प्लेन क्या होता है, अब्सेंट। अब अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर नोडल प्लेन अब्सेंट है तो कुछ नया होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्बिटल भी तो क्या है, अलग ही है। तो अपन क्या करेंगे, नोडल प्लेन कितने हैं, 0। कोई बात नहीं। अब अपन एक और चीज देखते हैं, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने आइसक्रीम खाया क्या, आइसक्रीम में एक आता है वो, एक तो ना वो आता है कोन आता है, कोन खाया गया, कौन देखा भी है ना, देखना। अपन क्या कह रहे हैं कि सर नोडल प्लेन या उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है उसका कहां से, तो अपन क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस से पास होना मस्ट है। सही है क्या, देखना ध्यान से सुनना कि तुम्हारी जो रिंग है आगे, वो रिंग न्यूक्लियस को तो टच नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन है। लोब भी न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकती, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब मैं इसको अगर सिंपल वे में लूं ना सर, तो ये कैसा दिखेगा, ये लोब है और इसके अराउंड क्या है, ऐसे रिंग है। सही है। तो अगर मैं यहां से निकलना चाहूं, जैसे मैंने ये लाइन बनाई है, क्या निकला जा सकता है क्या, और बिना इलेक्ट्रॉन को टच किए हुए निकल सकते हैं, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया, पक्का। चलो दूसरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि सर मैं यहां से भी अगर गुजर जाऊं, अगर मैं यहां से भी गुजर जाऊं तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को टच करूंगा क्या, नहीं सर, बोला बात पल्ले पड़ी गया। अपन बात करते हैं कि सर ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, एक कोण, और ये क्या बन जाएगा, दूजा कोण। समझ आया कुछ, इसको ऐसे ले लो कि एक कोण है, ये ऐसे, ठीक है, न्यूक्लियस बीच में जगह खाली है, आप क्या करो, इसको बीच में रख दो लोब को, और नीचे वाला भी ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, तो अपन कहते हैं कि ये जो आप लोगों ने बनाया है इसका नाम होता है नोडल कोण। क्या होता है, नोडल कोण। प्लेन नहीं है, क्या है, नोडल कोण। बोलो बात क्लियर है क्या। चलो अगली बात करते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि सर नंबर ऑफ नोडल कोन्स, नंबर ऑफ नोडल कोन्स कितने हैं भाई, तो एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, करेक्ट है। नोडल प्लेन क्या है, इवन नंबर में, प्लेन या कोन कोई सा भी हो इवन नंबर में है तो वो ऑर्बिटल कैसा हो जाता है, जीरेड ऑर्बिटल, करेक्ट है। अब देखो सर इस पर जेई में क्वेश्चन आया था, वो बताता हूं। इसमें जेई में क्वेश्चन आया था कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। उसमें ऑप्शन था कि इसके लोब्स जो है वो कहां पर होते हैं, जेड एक्सिस पर। ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। फिर बोला था कि जो रिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिंग होती है, वो एक्स वाई प्लेन में होती है। क्या ये बात सही है क्या, सही है। उसके बाद बात आई थी कि सर इसमें जो नोडल कोन्स हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, ये बात भी क्या है, सही है। और उसके बाद था कि नोडल प्लेन जो है वो 1 होता है या 2 होता है, ऐसा कोई ऑप्शन था। क्या ये बात सही है क्या, नहीं है। तो नोडल प्लेन क्या है, नहीं है, बट नोडल कोन क्या है, प्रेजेंट है। प्लेन नहीं है, कौन प्रेजेंट है। अब एक और बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि लोब हो गया, रिंग हो गया। अब एक और अगली बात, डीजेड स्क्वायर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, वो सुनना। डीजेड स्क्वायर इज कॉम्बिनेशन, डीजेड स्क्वायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होता है वो भी सुनना। ये 2 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज डीजेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डीजेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन 2 ऑर्बिटल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, डीजेड स्क्वायर इज, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ,
किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों ने ना वो पढ़ा होगा, वो तुम्हारे इसमें आता क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, मेरे को तो इतना पता नहीं है ना, वो आते हैं ना, उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इनको मैथमेटिकली एड ऑन करते हैं। जब मैथमेटिकली एड ऑन करते हैं तो रिजल्ट में क्या निकल के आता है, डी जेड स्क्वायर। बात पहले पड़ गई, एकदम सिंपल सा फिनोमिना होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तुम बोलोगे कि यार इसमें मैथ्स कहां से आ गई, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। आप लोगों ने ना 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में है ना एक वर्ड आता है, एक श्रोडिंजर्स इक्वेशन पढ़ा है ना। श्रोडिंजर इक्वेशन वो एक सुगला सा इक्वेशन आता है इतना बड़ा, है ना। श्रोडिंजर जो था वो एक मैथमेटिशियन था, और उसका जो इक्वेशन है वो सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे वो माइक्रो पार्टिकल हो या मैक्रो पार्टिकल हो। बट अपन क्या करते हैं कि उसका कैलकुलेशन इतना गंदा होता है, सॉल्यूशन इतना डिफिकल्ट होता है कि हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ते हैं, और वो भी उसका रिजल्ट पढ़ते हैं, डेरिवेशन नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेशन इतनी मोटी पुस्तक आती है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के सोल्यूशन की इतनी मोटी पुस्तक आती है। बात पल्ले पड़ गई। तो वो कहां पर आती है, एमटेक में लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। और आपके लिए क्या है, उसका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, और कुछ भी नहीं है कि कौन सा कांस्टेंट है और क्या आता है, बस इसके अलावा तुम्हारे कुछ भी नहीं है। वहां से क्या करते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बात पल्ले पड़ गई, एकदम सिंपल सा, तो इतने डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लो, ये ऑर्बिटल्स की बात है, ये आपके ऑर्बिटल्स की बात है। तो इनमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलता है वो कौन सा निकलता है, आपका डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें हमारे लिए क्या होती है, नहीं होती है। शायद ही हमने इनके बारे में कभी पढ़ा होता है, लेकिन ये बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं वो हमारे आते ही रहते हैं। नीट के एग्जामिनेशंस में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्ट ऑफ। नीट में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो डेम श्योर है 99% पहले जेई में आ रखा है। जो भी डिफिकल्ट, तुम्हें ये लगता है ना कि यार ये गंदा क्वेश्चन कहां से आया होगा, उठा के देखोगे पीछे कि यार ये तो 2 साल पहले 5 साल पहले जेई वालों ने दे रखा है। बहुत सिंपल फिनोमिना होता है, और अपने को क्या लगता है कि यार नया क्वेश्चन आया है, नया कुछ नहीं होता। बनाओ देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। बालिके समझ आ गया क्या बेटा? ये आपका डी सबशेल क्या होता है, फिनिश। अब देखो सर, कई बार क्या होता है कि अपने को कई क्वेश्चंस मिलते हैं, जब अपन लोग क्वेश्चन बैंक सोल्व करने बैठते हैं तो अपने को क्वेश्चन मिलते हैं कि सर है ना डायरेक्ट हमसे नोडल प्लेन की बात कर जाता है। तो नोडल प्लेन एक्चुअल में होता कितना है और कितना हम लोग उसको डायरेक्टली, अगर किसी डी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ का शेप, आपका एफ का जो शेप है सिलेबस में नहीं है, उसके बाद जी जो है, एच जो है वो हमें पता नहीं क्या होते हैं, सब कॉम्प्लेक्स बोल के हम उसके पीछा छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो नोडल प्लेन तुम डायरेक्टली कैसे बता सकते हो, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। जितना हमें पता है पहले तो वो लिखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि यार ट्रेंड जो है वो एक्चुअल में था क्या, ठीक है, कि ये चीजें जो है वो आई कैसे थी। देखना
अपने आप तुम बता दोगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चे किसकी, सब शेल की। लो सर, आपके पास जो सब शेल्स होते हैं, एस सब शेल ले लो, पी ले लो, डी ले लो, एफ ले लो, जी ले लो, एच ले लो, कितने भी ले लो, आगे तक आपका काम हो जाएगा, इतने ट्रेंड में तुम समझ जाओगे। अब देखो सर, कोई सा भी सब शेल ले लो, उसमें जो ऑर्बिटल है सब शेल का और ऑर्बिटल का शेप क्या आएगा, सेम, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो अपन कह रहे हैं कि सर यहां पर जो इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसके वैल्यू की बात करता हूं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो ये 1 2 3 4 5 ये इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यूज है। सर मैं यहां पर नोडल प्लेन की बात करता हूं। नोडल प्लेन आप लोगों ने जो निकाले हैं, चाहे वो कोन हो या प्लेन हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नोडल प्लेन कितना था, देख लो पीछे, ये था गया। पी में नोडल प्लेन कितना आया था, 1। डी में 4 में नोडल प्लेन था, 1 में नोडल कोन था, कितने थे, 2। अब तुम इसको सब चीजों को देखो और बताओ सर तुम क्या देख पा रहे हो कि क्या कोई ट्रेंड बन रहा है क्या? मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है एक्चुअल में वो किसको बता रहा है, उसके नोडल प्लेन को बता रहा है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो एक्चुअल में किसको बताता है कि उसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन वो दे देता है। तो बोलो भाई जोर आएगा क्या? आगे तुम किसी का भी पूछेगा तुम बता दोगे आराम से। अगली बात करते हैं भैया, 0 है तो कैसा, जीरेड, 1 है तो कैसा, अनजीरेड, जीरेड, अनजीरेड, जीरेड, अनजीरेड, टेंशन ही खत्म होगी सर, हो गया नोडल प्लेन, वेरी सिंपल। पहले चीज पूरी पढ़ लो कि ये है क्या, उसके बाद जो है उसका कंक्लूजन ले लो कि क्वेश्चन कैसे करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक कैसे करना होता है वो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं आती। जल्दी करें, देखें फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोडल प्लेन की बात हमारी क्या हो गई, खत्म। अब हमसे किसी का भी नोडल प्लेन पूछा जाए हम लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है। अब देखो सर, ऑर्बिटल की बात चल रही है तो ऑर्बिटल में एक बहुत ही गजब का वर्ड आता है, उस वर्ड की भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। वो वर्ड आपने सुना हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से सुना हुआ है और सब आप लोग जानते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सुना हुआ ना ये वर्ड? कोऑर्डिनेशन में अपन बहुत बार यूज करते हैं डीजेनरेसी, डीजेनरेट ऑर्बिटल। एक्चुअल में डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम। जहां भी डीजेनरेट वर्ड आ जाए उसका सेम एक ही मतलब होता है, सेम एनर्जी लेवल। ये वर्ड हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगा। अब सुनो, अब अपन क्या कह रहे हैं कि डीजेनरेट का मतलब है कि जिनका एनर्जी लेवल क्या है, सेम। अब मैं आता हूं ऑर्बिटल्स पे। बच्चों एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं ऑर्बिटल्स पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो दो इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर अगर आप अपने एटम पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आप लोगों की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब सब शेल, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं ड्यू टू रिपल्शन। वो स्प्लिट हो जाती हैं तो उस इफेक्ट को नेम क्या देते हैं, स्टार्क इफेक्ट। सिंपल है। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि यही प्रोसेस इलेक्ट्रिक हटाकर क्या लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, और स्प्लिटिंग अगर ऑब्जर्व होती है तो उसको नेम क्या देते हैं, ज़ीमैन इफेक्ट। अब तुम बोलोगे कि यार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कहां से आया उस पे, ये हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। रिपल्शन क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तुम बोलोगे ऐसा कैसे, तो वो भी सुन लो। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल है, सही है, चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल है, तो तुम क्या कहते हो कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा।
दोनों जनरेट करेगा, जिसको तुम लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, EMW पढ़ते हो तुम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वहां पर जब तुम स्टडी करते हो, तुम क्या कहते हो कि अंदर उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से तुम अप्लाई कर रहे हो, भैया क्या होएगा, रिपल्शन, और रिपल्शन से क्या होएगा, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग होएगा, तो उनको नाम अपन क्या दे देते हैं, स्टार्क और ज़ीमैन इफेक्ट। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर हम लोग लिख देंगे स्प्लिटिंग, ध्यान से सुन लेना, क्या बोल देंगे, स्प्लिटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ज़ीमैन इफेक्ट क्या हो जाएगा, तो अपन क्या कह देंगे कि सर स्प्लिटिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सर, हो सकता है एग्जाम में हमें भूल हो जाए, हम भूल जाएं, तो इसको याद ऐसे रखते हो। आप लोगों ने एवेंजर्स देखी होगी, आयरन मैन देखी होगी, है ना, तो उसमें टोनी स्टार्क, अरे वही तो होता था, है ना, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर टोनी स्टार्क, अब उसके सारे काम ही किससे रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिसिटी से। या ये भी भूल जाओ तो ज़ीमैन इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड, कोई सा भी तरीका याद रख लेना, चीज याद रहनी चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ था। अब सुनो अगली बात, अपन कह रहे हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं एक्सटर्नल और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों को अब्सेंट कर देता हूं, मैं बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का जो एटम है उसमें जितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है उनको हम लोग नेम क्या देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। बात क्लियर है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो लिखना स्टार्ट करो। रितु सैनी, क्या हुआ बिटिया, वापस बोलना एक बार, क्या समझ नहीं आया, जल्दी से बोलना, देखे कौन सी बात समझ नहीं आई। हाँ लिखो, देखें लिखो, ये दोनों बात लिखो, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। बिटिया टाइप करो, देखे क्या पल्ले नहीं पड़ा, ऐसा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं अभी तक। हाँ आ गया सर, ओके बेटा, चलो लिखो सिंपल सा, लिखो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of external electric and magnetic field, in absence of external magnetic and electric field, comma, number of orbitals having same energy are called degenerate orbitals, are called degenerate orbitals। अब देखो भाई अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि सर चलो ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल का तो मतलब समझ आ गया है ना। एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, 2p सबशेल। ध्यान से सुनना सर, एक बात बताओ कि 2p सबशेल जो है, अगर मैं इसकी डिस्कशन करता हूं तो आप क्या बोलते हो कि सबशेल जो होता है उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से सुन लेना, कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2px, कौन सा है बच्चे 2py, और कौन सा है बच्चे 2p7, यही है जिसमें। अब एक बात बताओ कि अगर मैं कोई फील्ड अप्लाई नहीं करता, कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बात पहले पड़ गई, यानी कि कोई भी सबशेल है उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उनका एनर्जी कब तक सेम रहता है, जब तक क्या हो, वो डीजेनरेट हो, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो अपन ने क्या बोला कि सर ये तीनों के तीनों क्या है, डीजेनरेट है। कब, तो आप क्या बोलोगे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपसेट है, ठीक है। अगली बात सुनना भाई, मैं ये कहता हूं कि सर आप ना इनके लिए क्वांटम नंबर फाइंड आउट करो, तो मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करना आप सीख चुके हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होता है, ये डिजिट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी कितना है, 2। अपन बात करते हैं सर एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये लेटर जो है ये क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर।
ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए मैं बात करूं तो आप लोग क्या कह देते हो कि आपके पास क्या है, सबशेल कौन कौन से, एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल, कितने भी जा सकते हो तुम। और आप लोग जो है वो वैल्यू अगर जानना चाहो तो आप 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक जा सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। तो भैया पी के लिए आप लोग क्या बोलोगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, 1। यहां भी पी है तो कितना है, 1। यहां भी पी है तो कितना है, सही है। चलो अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं। एक बात बताओ कि सर क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू किसी ऑर्बिटल के लिए फिक्स होते हैं क्या? नो, ये बात मैंने कल ही बताई थी कि सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू किसी के लिए भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। बात पल्ले पड़ गई। हाँ, अगर मैं चाहूं, अगर आप चाहो तो आप फिक्स कर सकते हो। कैसे? आपने कहा कि माना कि z को मैं क्या ले लूं, 0। माना, एजम्पशन है सर। अब तुम ये मत बोल दियो कि मास्टर ने इसको 0 लिखा था तो हम भी 0 ले। तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको 0 ले लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं बेटा +1 और इसको क्या ले लूं, -1। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सर मैं इसको तो 0 रख लूं और इसको +1 कर दूं और इसको -1 कर दूं, तो भी अपने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसको 0 कर ले, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसको 0 कर ले, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। बात पल्ले पड़ गई। तो अब यहां से एक कंक्लूजन बनता है, क्या जितने भी डीजेनरेट होंगे, जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, उनके लिए प्रिंसिपल और एजीमुथल क्या आएंगे, सबके सेम। इन तीनों के प्रिंसिपल सेम है, तीनों के एजीमुथल भी क्या है, सेम। बट क्या इनके मैग्नेटिक सेम है क्या? नेवर, कभी सेम नहीं हो सकते। तो अपन क्या कहते हैं कि सर क्वेश्चन यही बनता है कि आपके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए n और l के वैल्यू सेम आते हैं, बट m के वैल्यू क्या आते हैं, डिफर आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर n क्या आएगा, सेम, l क्या आएगा, सेम, बट अपन क्या बोल देंगे कि सर m क्या आएगा, डिफर। ये क्या आएगा, डिफर। किसके लिए? तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल, फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बोलो सर, कहानी समझ आ गई डीजेनरेट ऑर्बिटल की? सीधा सा स्टेटमेंट आपको मिलता है, नोट करें। एकदम सिंपल और फिनोमिनल बात है ये। अपन एकदम से टॉपिक का जो बेस होता है उस बेस पे चल रहे हैं। तो याद रखना, बहुत बार डेफिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है। ये आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल की कहानी, ठीक है। ये वर्ड बहुत जगह काम आएगा। ये वर्ड क्यों बताया है, क्योंकि इस पर थोड़ी देर में एक क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, उसकी अपन बात करेंगे। चले, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड है ना भाई, एक और वर्ड आता है, उस वर्ड की भी मैं बात करता हूं कि वो वर्ड जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज डीजेनरेसी। डीजेनरेसी, डीजेनरेसी का मतलब क्या है, तो वो भी सुन लो। अपन क्या कहते हैं कि डीजेनरेसी जो है, देखो डीजेनरेट का वर्ड का मतलब क्या था कि ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी क्या है, सेम, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है। वो कितने भी हो सकते हैं और उनका जो नंबर है वो नंबर क्या होता है, डीजेनरेसी। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन सिंपल सा बोलेंगे कि सर डीजेनरेसी का मीनिंग क्या है, तो अपन सिंपली बोलेंगे कि नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बस, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये क्या होता है, डीजेनरेसी। अब सुनना बच्चे, ये तेरा सबशेल, ठीक है, और इस सबशेल में मैं यहां पर बात करता हूं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने होंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो टोटल कितने अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। एस सबशेल, भैया एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब वो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उस पर तो क्या चर्चा करनी।
सही बात है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पी की। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन पी सबशेल, 3। तो तीनों के तीनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सेम एनर्जी के हैं, तो अपन क्या बोल देते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हैं, 3। तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर डीजेनरेसी जो है वो भी कितनी हो जाएगी, सेम है। आ जाओ सर, उसके बाद P के बाद D के बाद F के बाद G के बाद H। हाँ भाई देख लो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो भी सुन लो। देखो सर, ओड नंबर पकड़ लो, ओड नंबर की सीरीज को लपेट के खत्म कर दो। आपके पास क्या होता है, S P D F G H I J K L M N O। अगर तुम्हें ऑर्बिटल की बात करें ना कि भाई यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो तुम क्या कर लो, ओड नंबर पकड़ लो, ओड नंबर स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये क्या होते हैं तुम्हारे ऑर्बिटल्स। तो मेरे हिसाब से ये याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी सिंपल। आ जाओ, डी में कितने होते हैं भाई 5, एफ में कितने होते हैं 7, जी में कितने होते हैं 9, एच में कितने आ जाएंगे 11। यही होते हैं ऑड नंबर। तो भैया यहां पर तुम क्या बोल दोगे कि डीजेनरेसी भी जो है वो कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी। एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन आता है, एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन आता है। ये होती है आप लोगों की डीजेनरेसी, ठीक है। अब जितने टर्म बता रहा हूं ना सबके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इतना गड़ा फाड़ रहा हूं छोटी छोटी टर्म्स पे, तो बेवजह तो मैं भी मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मिलेगा हर एक पॉइंट पर, हर एक टॉपिक पर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, बट वो क्वेश्चन होगा तभी जब सारे पॉइंट्स जब तुम रीड कर लोगे तभी कर पाओगे। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक वर्ड सुना होगा शायद आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा सा वर्ड होता है ग्राउंड स्टेट। सुना है क्या, सुना है, बहुत बढ़िया सर। ग्राउंड स्टेट, हाँ भाई ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे, हाँ सही बोल रहे हो, सबसे नीचे वाली सतह ग्राउंड स्टेट, जैसे ग्राउंड फ्लोर जहां से इलेक्ट्रॉन है। अरे कोई नहीं, सही बोल रहा बेटा। देखो दो वर्ड है, ग्राउंड स्टेट। अपन किसके बेस पे चल रहे हैं, एनर्जी के बेसिस पे, बात सही है, एनर्जी के बेसिस पे चल रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। बात पल्ले पड़ गई। यानी कि तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम सारे रूल अप्लाई करके लिखते हो, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होता है। बात पल्ले पड़ गई। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग क्या होता है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कोई भी लिख दो, सब के सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। तो चलो लिखो डेफिनेशन फटाफट, छोटे छोटे पॉइंट हैं, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इनमें। ग्राउंड स्टेट जीएस लिखो, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, फटाफट मार्क कर दो। ग्राउंड स्टेट मींस क्या हो गया, लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, जल्दी लिख बस, लोअर एनर्जी स्टेट हो गया। सेकंड पॉइंट नोट करो, नॉर्मल ओब्लिक जनरल, नॉर्मल ओब्लिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल ओब्लिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात वाले बढ़ गई, सिंपल है। दूसरा लिखो बच्चों, एक्साइटेड स्टेट, ईएस, सेकेंड इज एक्साइटेड स्टेट ईएस, लिखिएगा। हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख दो, अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यार, नॉर्मल और अबनॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप लोग हो, आप लोग एकदम से हेल्दी हो, स्वस्थ हो, ये है नॉर्मल स्टेट। अब मान लो तुम्हें कोई भी डिजीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहां तक कि तुम्हें कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए हल्का सा भी, तो वहां पर तुम क्या हो जाते हो, अब नॉर्मल।
बात पहले पड़ गई। अभी अपन ग्राउंड स्टेट में कुछ भी हो जाए, मान लो कि अपने को गुस्सा भी आ गया किसी बात पे, तो वो क्या हो गया सर अपने लिए अब नॉर्मल कंडीशन, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। सिंपल है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो एक और वर्ड आता है वो भी तुम बता दो, ये इनमें ना सर मिसकॉन्सेप्ट बहुत जल्दी होता है। एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ भाई, कोई आइडिया, एनी आइडिया अबाउट एक्साइटेशन एनर्जी? हाँ भैया, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे मान लो तुम लोग हो, तुम एकदम से एकदम चिल होके बैठे हो, ठीक है, और तुम्हें अचानक से कोई आके ना या तो थप्पड़ मार दे या गाली वाली दे दे, तुम्हारा एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई भी, होता कि नहीं होता? और मान लो कि वो अपने को दो चार ढंग से चेप दे, तो फिर तो अपना एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? भयंकर बढ़ जाता है, होता कि नहीं होता? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये क्या होता है? एक्साइटेशन। तो वहां तक जाने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो बाहर से मिली, तो उसको क्या बोल दिया? एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है? तो नेक्स्ट इसमें लिख दो फटाफट से, ले गो, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, required for transition of electron, energy required for transition of electron from lower energy state, from lower energy state to higher energy state, from lower energy state to higher energy state। अब ना भाई देखो, मैंने ऐसे नहीं बोला कि एनर्जी स्टेट वर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि शेल से सेल में जा रहा है या ऑर्बिटल से ऑर्बिटल में, सब शेल से सब शेल में। क्यों? क्योंकि मामला बड़ा बिगड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोर का भी पंगा है और बोर के बाद का भी पंगा है, दोनों पंगे आते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ स्टेट वर्ड करके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो सर, आप लोगों को जो मिसकॉन्सेप्ट होता है शायद आप लोग समझ जाओ दोनों बातें समझ के, अगर नहीं समझे हो तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उस पर लिखिएगा। क्वेश्चन इज, देखो देखो, which of the following configuration, question is which of the following configuration represents, which of the following configuration represents excited state of carbon, excited state of carbon। बात पहले पड़ गई, excited state of carbon। options are, first option is which of the following configuration represents excited state of carbon? 1s, 2s, 2p। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो जानते हो तुम, बहुत बढ़िया, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। अच्छा एक बात पूछना भूल गया यार मैं तुम लोगों से, अभी पूछते हैं। चलो ज्यादा उलझाएंगे नहीं आपको। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आते हैं ना हरवाज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं ना? ज्यादा नहीं चाहिए भाई अपने को, 30 तक चाहिए, 30 के आगे वाले मैं अपने आप सिखा दूंगा। 30 तक अगर तुम्हें आते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर 30 तक आते हैं तो उसके आगे वाले में ऑटोमेटिकली आपको समझा दूंगा कि कैसे लिखने होते हैं, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी डी के, कंप्लीट डी की और कंप्लीट एफ की, दोनों की जरूरत पड़ेगी, दोनों पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ सर, आंसर थर्ड, थर्ड मे बी मोर देन वन करेक्ट, मे बी सिंगल करेक्ट, दोनों चीजें। मैंने क्या बोला पहले, तुम दोनों वो दोनों लाइन पढ़ो, पहले ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की लाइन पढ़ो। मैंने क्या बोला? मिसकॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्ट करते हो तुम लोग, थर्ड और फोर्थ। एक ऑप्शन और बना दोगे तुम कहो तो? चलो ये मैं नहीं बनाता, लेकिन अगर इसने फोर्थ बोल दिया तो मेरे को बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं बनाता। मैं बनाता नहीं, लेकिन इसने फोर्थ बोला इसलिए मेरे को बनाना पड़ा। जे तुमने फिफ्थ बोल दिया तो मैं एक और बना दूंगा।
बोले आप तो बोलेंगे नहीं, हम क्यों बोलेंगे? बोलो, पहले दोनों लाइन पढ़ो और फिर इसको देखो। तुम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो अपने हिसाब से, क्या लिखते हो अपने हिसाब से नोटबुक में लिखो, फिर दोनों लाइन पढ़ो, चारों पांचों ऑप्शन देखो। मैंने क्या बोला था पहले दिन ही बोला था कि पढ़ना नहीं है बे, सीखना है। साइंस है ये, पढ़ने की नहीं होती, इतिहास थोड़ी है, हिस्ट्री थोड़ी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, मैंने तभी तो तुमसे पूछा कॉन्फ़िगरेशन आते हैं क्या। मालिका का आंसर आया है सेकंड। चलो एक बात बताओ कि ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोअर एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन करने के टोटल 4 रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज आपको प्रिंसिपल, सेकंड इज N+L रूल, वो भी सारे पढ़ा दूंगा मैं। थर्ड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड फोर्थ इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 4 रूल होते हैं। इन चारों रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। बात क्लियर है? अगर उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है, इट मींस दैट वाज ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। अगर उसके अलावा कुछ भी लिखा है, इट मींस ऑल आर एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। बात समझ में आ गई? अब बोलो आंसर। सेकंड, थर्ड, चलो कोई बात नहीं। कार्बन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता ना भाई। चलो इनके अपन डब्बे बना देते हैं, मतलब ऑर्बिटल बना देते हैं। सर एस में 2 और इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना। और उन दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए या ऑपोजिट? ऑपोजिट होना चाहिए। एग्री हो ना इस बात से? दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। ठीक है सर, एस में भी 2। अब आ जाओ सर, हंस रूल क्या कहता है, मैं एक बार बता रहा हूं फिर पढ़ा भी दूंगा पूरा। हंस रूल क्या कहता है कि सर जब तुम इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो डीजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो सारे ऑर्बिटल्स में पहले सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, पैरेलल स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। तो बच्चे, किसी बच्चे ने बोला कि ऐसा कर दो, मैंने कहा नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं। किसी बच्चे ने बोला कि मास्टर एक काम कर, ऐसा कर दे, मैंने कहा कर दे भाई, अपने को क्या दिक्कत है, दोनों में कोई फर्क है थोड़ी है भाई। तुम ये थोड़ी है कि तुम इलेक्ट्रॉन घर से लाए थे कि भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन है, तू क्लॉकवाइज ही घूमेगा। वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। क्या ये दोनों ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? यस, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। इसके अलावा जो भी तुम लिख दोगे ऑल आर एक्साइटेड स्टेट। हाँ या ना? फर्स्ट देखो, क्या ये हंट्स रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा सर, नहीं कर रहा। कैसे होता है हंट्स रूल भी कल आ जाएगा। ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो और ये देखो, हाँ ये ग्राउंड स्टेट है। मैंने क्या बोला था, मिस कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन पढ़ के देखो, अब डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट ऑल आर एक्साइटेड स्टेट। बात यही खत्म हो जाती है। चला, हाँ भाई बालिका समझ आ गया मेरे बच्चे? जल्दी बताओ देखें। एनसीईआरटी पढ़ी कभी एटॉमिक की? पढ़ना कभी एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ डालो, तुम्हें आइडिया होगा कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा।
क्योंकि अब अगर अपन 5 साल पहले की बात करें ना, 5 साल पहले के पेपर आज के लिए यूजलेस है। 5 साल पहले एग्जाम में क्या आता था वो आज यूजलेस है। आज क्या आ रहा है वो 5 साल बाद यूजलेस है। पहले क्या होता था कि दुनिया को बदलने में 40-50 साल लगते थे। आजकल दुनिया मैक्सिमम 10 साल में बदल जाती है। मैक्सिमम 10 साल होती है, दुनिया बदल जाती है। ये तो एग्जाम है, बात समझ गए? तो कभी भी है ना पुराने पैटर्न को लेके मत चलो कि पुराने टाइम में क्या था। भैया एग्जाम जैसे बदल रहा है ना उसके साथ बदल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-3 पॉइंट लिख के कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखो लिखो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, in d orbital. Options are 10 electron. एक मिनट, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल। हाँ भाई 10, 5, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 2। मुझे क्या पता, तुम देख लो, तुम पूछ रहे हो बता रहे हो, वो बताना पहले मेरे को। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मुझे नहीं पता, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तुम्हें जवाब देना है। क्या है? दो, बिल्कुल। देखो सर यहां पे इसने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल। पहले क्या बोला, डजंट मैटर। पहले क्या बोला, डजंट मैटर। वर्ड ये पकड़ना है। उसने स्टेटमेंट खत्म कहां पे किया, स्टार्टिंग मुद्दा नहीं होता, मुद्दा क्या होता है, खत्म कहां पे किया। बात पल्ले पड़ गई? याद है जो क्वेश्चन आया था कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, अरे नीट में क्वेश्चन आया था मेटलर्जी का कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। आगे लिखा था विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। खत्म कहां कर रहा है ये मुद्दा होता है, स्टार्ट कहां कर रहा है ये मुद्दा नहीं है। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर d ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। बस अगर वो ये बोल देता ना कि सर d सबशेल, स्टार्ट कहां से, डजंट मैटर यार, स्टार्ट कहां से है ये मुद्दा नहीं होता, खत्म कहां पर कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। बात पल्ले पड़ गई? ये चीज याद रखना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ठीक है चले आगे। ये तो बात होती है खत्म। अब सुनना, लास्ट में 2 पॉइंट बता के बात को खत्म करते हैं और अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बात बताओ, एक तो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या एजीमुथल का वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? यस। मैग्नेटिक का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? एजीमुथल पर। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोथ आर डिपेंडेंट क्वांटम नंबर? सही बात है। देखो पॉइंट नोट लगा के, पॉइंट नंबर 1, ये क्वांटम नंबर खत्म हो चुके हैं अपने। पॉइंट नंबर 1 लिखो, बोथ, सिंबल लिख देना इनका L एंड M, है ना, ताकि इतना लिखना नहीं पड़े। बोथ L एंड M, L एंड M आर डिपेंडेंट क्वांटम नंबर, आर डिपेंडेंट क्वांटम नंबर, डिपेंडेंट क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात सुनना कि सर N और S की बात करते हैं, प्रिंसिपल और स्पिन की बात करते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, स्पिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बट बता दूंगा अभी। अपन कह रहे हैं कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या किसी पे डिपेंड करता है क्या? स्पिन क्या किसी पर डिपेंड करता है क्या? तो अपन क्या कहते हैं कि स्पिन 2 ही होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी पर डिपेंड नहीं करता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या किसी पर डिपेंड करता है क्या? डिपेंड नहीं करता। बात पहले पड़ गई? दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखो बोथ N एंड S, both N and S are independent quantum number, are independent quantum number, are independent quantum number। क्लियर है? अब बात ये आती है कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में से ज्यादा इंडिपेंडेंट कौन है?
तो अपन क्या कह रहे हैं कि n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एटम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, एटम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अपन बोलते हैं कि 1 to इनफाइनाइट होता है, एटम फिक्स कर दो मामला अटक जाएगा। हाँ या ना, ये फिर भी डिपेंडेंसी शो कर सकता है थोड़ी बहुत। स्पिन क्वांटम नंबर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, देखो इन बिटवीन n एंड s, in between n and s is more independent, s is more independent, क्लियर है? in between n and s, s is more independent, ठीक है, ये बात खत्म। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब तुम सोच सकते हो क्या कि स्पिन, हाँ बेटा क्वांटम नंबर खत्म है, फिर अपन रूल्स पर और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उन पर आएंगे। हाँ भाई, तुम ये सोच सकते हो क्या कि स्पिन क्वांटम नंबर पर कोई क्वेश्चन आ सकता है? उम्मीद कर सकते हो क्या? आया हुआ क्वेश्चन है स्पिन क्वांटम नंबर पे कि सर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है। जेईई एडवांस 2015, मैं जो भी बातें बता रहा हूं तुम्हें सारी की सारी है ना, मतलब पूछी हुई है एग्जाम में। स्पिन क्वांटम नंबर किसको डिस्क्राइब करता है? क्या बताता है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? तो अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसमें दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो क्या होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है अलोंग इट्स ओन एक्सिस। दो टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो नॉर्मल है, लेकिन सर उसका खुद का जो एक्सिस है उस पर जो स्पिन हो रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करता है। अपन कहते हैं कि जो स्पिन होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ध्यान से सुनना। स्पिन जो है वो दो टाइप से हो सकता है, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज और सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के अलोंग दो टाइप से स्पिन कर सकता है, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर दिस स्पिन आर +½ एंड -½ बात पल्ले पड़ गई। अगर तुम +½ लेके चल रहे हो तो तुम इसको अपवर्ड एरो से बता दो या हाफ एरो से बता दो, डजंट मैटर। अगर इसको अपवर्ड से बताया तो इसको डाउनवर्ड से बता दो, डजंट मैटर। अब क्लियर है? ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि सर स्पिन क्वांटम नंबर किसको डिस्क्राइब करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग इट्स एक्सिस। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन क्या था वो सुनना, ध्यान से सुनना। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स किसको, ये सुनना, ये वर्ड आपने सुना है, ध्यान से सुनना रे। वेव मैकेनिकल स्पिन क्वांटम स्टेट, वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा होगा आपने, वो जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स आते हैं उसमें वेव मैकेनिकल मॉडल आता है क्या? वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हो ना तुम, हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, प्लैंक्स रूल, और वो जो सारे तुम पढ़ते हो, हिजेनबर्ग और उसके बाद प्लैंक, और प्लैंक के बाद जो तुम जो श्रोडिंगर पढ़ते हो, ये सारे किस में आते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल में आते हैं। वो तुमने बनाए होंगे ना, वो ग्राफ बनाए हैं कि सर वो जो तुम्हारे पास ये आता है साइन, याद आएगा, उसके रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व और ऐसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, है ना। वो सब क्या होते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल, और वहां से हमने निकाला है स्पिन क्वांटम स्टेट। ये होता है इसका मीनिंग। अभी ये डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधा आप लोग इसको याद रखें। मतलब कोई भी चीज जो है ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही फुद्दू सी बात है और हम उसको छोड़ के निकल लें। वेव मैकेनिकल स्पिन क्वांटम स्टेट, बात पहले पड़ गई, ये बात हो, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपके इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन है, ठीक है, एक अराउंड द न्यूक्लियस एंड अलोंग इट्स ऑन एक्सिस। ये दो आपके पास क्या होती है,
मोशन होती है। और स्पिन की मैं बात करूं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, बट एक्चुअल में वो किसको बताता है, वेव मैकेनिकल स्पिन क्वांटम स्टेट को बताता है। ये एक बहुत भयंकर मैथमेटिकल कंडीशन है, तो जिसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। बात पल्ले पड़ गई। तो ये चीजें क्या है आपकी, यहाँ पर क्वांटम नंबर क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन जो है, कल के लेक्चर में बात करेंगे कि जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या होते हैं। उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, हंट्स रूल होता है, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। क्योंकि हंट्स रूल अगर पल्ले पड़ जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या होता है, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, और उसके बेस पे आप लोग बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सारे के सारे 1 बाय 1 मिलते हैं कि कौन सा कैसे स्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल होता है। वहां पे जब तुम देखोगे तो चैप्टर खत्म होता है, तो वहां पे लास्ट में ना एक बॉक्स बनाया हुआ है बड़े से पेज पे, और उसमें लिखा हुआ है एक्सचेंज एनर्जी, सिमेट्रिकल कंडीशन, अनसिमेट्रिकल कंडीशन, पेयरिंग एनर्जी, उन सब का क्या रिलेशन होता है, कैसे वो चीजें आती हैं, उन सब पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल ही आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा और अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।